हो गया मिस। ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। और आज हम साइंस के लेक्चर में हैं और क्लास 9 का जो है चैप्टर नंबर 13 कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व, आज हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बेसिक चीजें आज हम देखने वाले हैं, कौन से चैप्टर में बच्चों? चैप्टर नंबर 13 कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व। तो इसमें तो कार्बन के बारे में आप जानते ही होंगे, फिर भी हम एक बार रिवाइज करेंगे। और हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो जो कार्बन के जो रूप हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको आज कवर करेंगे, उसके रासायनिक गुणधर्म, उसके उपयोग। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, जैसे कि रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि पारंपरिक अग्निशामक यंत्र। फिर उसके बाद हम देखेंगे मीथेन। मीथेन क्या है, उसके भौतिक गुणधर्म, उसके रासायनिक गुणधर्म, मीथेन के उपयोग देखेंगे। और उसके बाद जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, जैसे कि बायोगैस संयंत्र, करेक्ट। तो ये सारी चीजें जो है हम आज क्या करने वाले हैं बच्चों, ये हम जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है वो है कार्बन के बारे में। कार्बन जो है उसका प्रतीक क्या है? सी, यानी कि हम सी से दर्शाते हैं कार्बन को, ठीक है। और उसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 6, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, एक सेकेंड, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो है उसका वो है 2,4। जैसे कि हम जानते हैं कि परमाणु की जो संरचना है, सबसे पहले तो वो सबसे छोटी इकाई है परमाणु की, बराबर। और उसकी जो संरचना है उसमें क्या होता है कि पहली कक्षा जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरी कक्षा जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से चलता है। अब जैसे कि हमारा परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 6 को अगर आप डिवाइड करो तो पहली कक्षा में 2, और जो है बाकी कितने बच जाएंगे? 6 में से 2 गए तो बचे 4, तो दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हो गया किसका? कार्बन का। ओके। अब नेक्स्ट है कि उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो परमाणु, जैसे कि आप जानते हो कि परमाणु क्रमांक 6 यानी कि क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ जो है प्रोटॉन्स। लेकिन परमाणु द्रव्यमानांक इसका 12 है, यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो परमाणु द्रव्यमानांक कार्बन का 12 है, या पहले भी डेफिनेटली पढ़ चुके हैं, राइट। लेकिन हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम कार्बन के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, तो एक बार रिवाइज करना जरूरी है कि कार्बन क्या है। उसके बाद उसकी संयोजकता, जैसे कि आप संयोजकता जानते हो कि किसी भी तत्व की बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही उसकी संयोजकता होती है। तो जैसे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण आप देख रहे हो 2,4, तो उसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4। और जो सबसे लास्ट और पॉइंट होगा वो है क्या है कि कार्बन क्या है, धातु है कि अधातु है? तो कार्बन जो है वो अधातु है। तो ये कार्बन के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हुआ, ये आप पहले से जानते हैं, राइट। अब आते हैं हम, अब जैसे कि कार्बन जो है वो लैटिन वर्ड, जैसे कार्बो में जो है वो मेन है, जैसे कि उसका अर्थ है कोयला, राइट। तो इससे कार्बन ये जो है इस तत्व को नाम दिया गया है। प्रकृति में कार्बन स्वतंत्र है, यौगिक रूप में है। तो जो है इसके बहुत सारे संयुक्त अवस्था में कार्बन जो है निम्नलिखित यौगिकों के रूप में पाया जाता है। जैसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से एक है, ठीक है। कार्बोनेट के रूप में उदाहरण और भी बहुत सारे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, कैलामाइन। फिर जैसे जीवाश्म ईंधन में आपको पत्थर का कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मिल जाएगा। फिर तीसरा कार्बनिक पोषक पदार्थ अगर है तो उसमें कार्बोस पदार्थ, प्रथिन, वसायुक्त पदार्थ। फिर प्राकृतिक जो धागे हैं उसमें रुई, ऊन, रेशम। और कार्बन के जो अपर रूप है आप जानते हैं, केलासी है, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेंस, इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब जो हम उसका एक जो रूप है यौगिक जो है कार्बन का, वो हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यानी कि आप इसको लिखोगे कैसे?
कार्बन का C, डाइऑक्साइड यानी O2, तो इसका अणु सूत्र क्या हो गया? CO2। क्लियर है? अब ये जो अणु द्रव्यमान उसका है 44, जैसे कि आप कार्बन का जानते हो 12, O का जो है 16, तो 16 इंटू 2 हो गया 32 और प्लस 12 अगर हुआ तो 44। अणु द्रव्यमान जो है मैंने आपको पिछली कक्षा में अणु द्रव्यमान कैसे टोटल करते हैं वो बताया था। फिर गलनांक जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सब उसके भौतिक गुणधर्म है, बराबर। -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उपस्थिति यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आप बहुत अच्छे से जानते हो इसको कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुक्त रूप में पाया जाता है उच्छ्वास द्वारा, यानी कि हम जो सांस ले रहे हैं तो क्या लेते हैं बच्चों, हम अंदर सांस क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, राइट। और जो बाहर निकलता है तो वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे कि आप बोला जाता है कि पेड़ पौधे लगाओ, और तो उसमें वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस हमें बाहर देते हैं, राइट। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। खैर, अब यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो उच्छ्वास द्वारा बाहर निकलने वाली हवा में लगभग 4% CO2 होता है। फिर और कहाँ कहाँ CO2 होता है, तो जैसे खड़िया है, संगमरमर है। संगमरमर में CO2 जो है यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। फिर CO2 जो है यौगिक के रूप में उपस्थित है। और इसमें लकड़ी में कोयला जैसे जीवाश्म ईंधनों के ज्वलन से भी ये जो है उत्सर्जित किया जाता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अणु सूत्र जो है CO2 है, और जो अणु द्रव्यमान जो आपको दिख रहा है वो है 44, गलनांक -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये हवा में मुक्त अवस्था में पाया जाता है और उच्छ्वास द्वारा निकलने वाली हवा में लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, राइट। और ये और किसमें पाया जा रहा है, तो खड़िया और संगमरमर में जो है CO2 यौगिक के रूप में है। और CO2 यौगिक के रूप में जो उपस्थित है, तो लकड़ी कोयला जैसे जीवाश्म ईंधनों के ज्वलन से भी जो है हमें क्या मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिल रहा है, बराबर। आगे और देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ और रासायनिक गुणधर्म हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे कैसे दर्शाते हैं, इसका सूत्र क्या है, अणु सूत्र, ये यहाँ पे देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? अब इसके जलीय विलयन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो अब यहाँ पे देखो NaOH, रासायनिक समीकरण की तरफ ध्यान दो सभी बच्चों। NaOH और इसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड का गैस अगर प्रवाहित किया जा रहा है, तो क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, सोडियम कार्बोनेट। एक मिनट, हाँ, ये है, इसको हम बॉक्स बना देते हैं। ये रहा सोडियम कार्बोनेट बन रहा है और पानी बन रहा है। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट को जो है धोवन सोडा भी कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ ये पिक्चर। एक बार फिर से देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ये दिख रहा है आपको NaOH, ठीक है। इसके जलीय विलयन में क्या कौन सी गैस प्रवाहित की गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की गई। तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें हमें क्या मिल रहा है, उसमें हमें मिल रहा है सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोवन सोडा और पानी। तो ये क्लियर हुआ सबको। अब आते हैं नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया पे। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। अब ये देख सकते हो सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट अभी हमने देखा था, सोडियम कार्बोनेट किससे बन रहा है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। अब इसके जलीय विलयन में फिर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जा रही है। तो इसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की, जब दोनों में रासायनिक अभिक्रिया हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, तब हमको मिल रहा है ट्वाइस ऑफ NaHCO3। तो ये जो NaHCO3 है, आप ध्यान दो यहाँ पे, ये जो NaHCO3 है, ये है खाने का सोडा। तो आपको फर्क समझ में आया। सोडियम कार्बोनेट अगर है, सोडियम कार्बोनेट है तो वो धोने का सोडा है और उसका सूत्र क्या है, Na2CO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर है तो वो खाने का सोडा है और उसका सूत्र क्या है, NaHCO3। तो आई होप आपको कार्बन डाइऑक्साइड के ये
रासायनिक गुणधर्म समझ में आए हैं? सब फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ, आप ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया यानी कि NaOH लिया। इसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस जो है प्रवाहित की गई, तो हमें मिला सोडियम कार्बोनेट। फिर उस सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में फिर से जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें मिल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा। तो ये हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के ही कुछ उपयोग। ठीक है, तो उपयोग में जैसे बहुत सारे उपयोग हम कार्बन डाइऑक्साइड के ऐसे हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में हर जगह देखते हैं और उसका यूज भी करते हैं और उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं, राइट। लेकिन हम अब जैसे अगर अब जो मैं आपको बताऊंगी कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग क्या हैं, तो आप बहुत चीजें जो है खुद एक्सपीरियंस करोगे, अरे ये तो रोज हो रहा है हमारे साथ में। ठीक है, तो जैसे कि पहला पॉइंट स्पॉटलाइट करती हूँ मैं। पहला पॉइंट है फुसफुसाहट वाले शीत पेयों के उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अब आपने कोल्ड ड्रिंक्स तो बहुत बार पी होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे। दिख रहा है आपको? 1 सेकेंड। जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, या कोई भी जो पेय पदार्थ है या जो कोल्ड ड्रिंक्स है, आप देख सकते हो कि उसमें जो है अ, अगर आपने बहुत ठंडा है वो और किया है तो आप देखोगे कि वो फुसफुसाहट के साथ बाहर आ जाता है ड्रिंक, बराबर। तो ये जो शीत पेय है इनके उत्पादन में एक्चुअली वो क्या होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज किया जाता है किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स में। उसके उत्पादन में कोल्ड ड्रिंक में CO2 यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा आप देखोगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि शुष्क बर्फ। अब पिछली वाली स्लाइड में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बाजू में वो भी था। शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है और उसका उपयोग जो है फ्रिज में या दूध और दुग्धजन्य पदार्थों को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। या फिल्मों में आपने देखा होगा या नाटक में आपने देखा होगा कि धुआं बनाया जाता है ना। धुआं बनाया जाता है और जो सामने आदमी है वो गायब हो जाता है। तो वो जो धुआं और कोहरा जो बनाया जाता है या जिसका निर्माण किया जाता है उसको यूज जो है वो किस वजह से हो पा रहा है, वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने की वजह से हो पा रहा है। मैं आपको स्लाइड्स दिखाती हूँ। अब देखो ये जो ऊपर वाली स्लाइड है जिसपे मैंने स्पॉटलाइट डाला है, ये जो है शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उपयोग फ्रिज में करते हैं या दुग्धजन्य पदार्थों को ठंडा करने के लिए करते हैं। और आप नीचे देखो यही जो है इसका यूज जो है कोहरा यानी धुआं बनाने के लिए। आपने ज्यादा करके नाटकों वगैरह में देखा होगा या पिक्चरों में या डांस परफॉर्मेंस में आप देखते हो पूरा धुआं धुआं कोहरा बनाया जाता है स्पेशल इफेक्ट्स देने के लिए। तो वो क्या है, वहां पे क्या यूज किया जा रहा है। तो अब जो है वो आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो है कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। ये एक्चुअली क्या यूज किया जा रहा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि शुष्क बर्फ यूज किया जा रहा है, राइट। अब जो है नेक्स्ट इस पे जाते हैं हम लोग। थर्ड, अग्निशामक संयंत्र। जैसे आप देखते हो अग्निशामक संयंत्र में रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाली या संपीड़ित CO2 का उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र है। फिर कॉफी से कैफीन निकालने के लिए द्रव रूप CO2 का उपयोग करते हैं। फिर द्रव रूप CO2 का उपयोग विलायक के रूप में आधुनिक पर्यावरण पूरक ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग के लिए आप कपड़े देते हैं, राइट। तो वहां पे भी देखो CO2 का यूज किया जा रहा है। फिर तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस जो है वो हवा में जो है CO2 का जो यूज कर रही है वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण के लिए। जैसे कि आप हम लोग ये वाली स्लाइड देख लेते हैं, राइट। ये आप देखो यहाँ पर ये एक छोटा सा पौधा है। इसमें क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो पौधा है वनस्पति है वो सनलाइट की सहायता से, एक सेकेंड, सनलाइट की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और पानी लेकर जो है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रही हैं और शर्करा और ऑक्सीजन बना रही है, राइट। तो ये भी एक यूज है कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा जो मैंने अग्निशामक यंत्र, आपने ये जो रेड कलर का अग्निशामक यंत्र है
या जो रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर है, ये आपने हर जगह देखा होगा, अपने स्कूल में देखा होगा खासकर, फिर आप जब थिएटर्स वगैरह में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो आपने वहां पे ये देखा होगा। अगर आप आपका घर है तो आसपास आपने बिल्डिंग में ये भी देखा होगा कि वो लगाया रहता है, हर फ्लोर पे लगाया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है हम देखते हैं। ये देखो, नेक्स्ट है पारंपरिक अग्निशामक यंत्र। अब इसमें क्या हो रहा है, आप देखो, ये जो यंत्र है, ये इस तरह से दिख रहा है, जो ऊपर वाला है इस तरह से दिख रहा है। अब इसके अंदर का जो डायग्राम है, सबसे पहले आप देखो, यंत्र की गुंडी है, फिर कुपी बॉटल है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है, और इसके नीचे जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट की बुकनी या पाउडर जिसको आप बोल सकते हैं। अब एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, और जब इससे फायर एक्सटिंग्विशर को यूज किया जाता है, आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है, और जो अग्निशामक दल के जो लोग हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे अग्निशामक यंत्र का यूज किया है, और इस तरह से जो है कौन सी गैस निकल रही है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, वो जो है आग बुझाने का काम करती है। आप इस गैस का जो गुणधर्म एक ये भी है कि ये क्या करती है, आग बुझाने का कार्य करती है, राइट। तो एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, तो हम चलते हैं वापस से इसकी रचना की तरफ। तो रचना में जैसे कि आप देख रहे हो कि ये पारंपरिक अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये नीचे है सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर, ठीक है। फिर कांच की एक कुपी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यहाँ पे जो बॉटल है इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। यंत्र की घुंडी दबाने पे, यानी कि ये जो घुंडी है यहाँ पे दबाया जाए अगर, तो क्या होता है कि जो कुपी है वो टूटकर बॉटल का जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट पे गिरता है। उन दोनों में रासायनिक अभिक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र जंग न लगने वाले विद्युत अवरोधक होते हैं, इसीलिए विद्युत उपकरणों व यंत्रों में आग लगने पर इनका उपयोग किया जाता है। CO2 अग्निशामक यंत्र का उपयोग छोटे स्तर से की आग बुझाने के लिए किया जाता है, और बड़े पैमाने पर लगी आग रोकने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक पूरे नहीं पड़ते। और आधुनिक अग्निशामक यंत्रों में द्रव व ठोस रूप में CO2 को संपीड़ित कर भरा जाता है। दाब कम करने पर वह गैसीय अवस्था में होती है और जोर से वक्राकार नली से बाहर निकलती है। तो जो रासायनिक समीकरण है देखो वो कैसा है, अभी हमने थियोरिटिकली देख लिया कि दो चीजें हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर। तो आप रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा था, उसका केमिकल जो सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है, वो है NaHCO3, राइट। प्लस अब सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4, करेक्ट। तो ये दोनों की जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, Na जो है वो SO4 के साथ आ रहा है, और CO2 जो है H2O पानी बन रहा है, और CO2 तो पानी भी आग बुझाने के काम आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आग बुझाने के काम आता है। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2 बन रहा है। और आजकल जो अलग अलग प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाता है, इनके बारे में अधिक जानकारी जो है आप प्राप्त और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली जो मेन चीजें हैं, आप हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो अग्निशामक यंत्र है उसका बेसिक जो आप देखते हो वो तो ऐसा दिखता है, बट उसके अंदर अगर अब आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल भी साइंटिफिकली वे में सबको समझा सकते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो सबसे पहले इसके अंदर एक बॉटल होती है जिसमें क्या भरा होता है बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल, करेक्ट, पहला चीज। दूसरा, इसके अंदर कौन सा पाउडर है, सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर है। तो जैसे ही जो है कुप्पी या घुंडी को खोला जाता है, उसमें क्या होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर गिरता है, दोनों में केमिकल रिएक्शन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकलती है, और जिससे जो है आग को बुझाने में कामयाबी मिलती है, करेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। और केमिकल रिएक्शन अगेन हम फिर से देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3 प्लस H2O सोडियम सल्फेट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, करेक्ट। तो
आई होप आपको ये जो है अग्निशामक यंत्र बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है, और अगर आप अब जो है आप अपने छोटे भाई बहनों को भी इसका जो है इम्पोर्टेंस समझा सकते हैं, इसके यूजर्स समझा सकते हैं, और इसकी जो मेन टेक्नोलॉजी वो कैसे वर्क करता है वो भी समझा सकते हैं, राइट। अब जो है हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है मीथेन। ओके, मीथेन जो है ये इसका अणु सूत्र जो है वो है CH4, और इसका अणु द्रव्यमान जो है वो है 16। अब मीथेन देखो कुछ इस तरह का है। सबसे पहले तो C यानी कि ये जो इंटरनल पार्ट है, आप इसको कुछ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ये जो है ये है कार्बन का एक परमाणु, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के 4 परमाणु दिख रहे होंगे। ये देखो कार्बन का एक परमाणु ये। अब आपको जो है वो हाइड्रोजन के 4 परमाणु, जैसे कि ये देखो, ये पहला परमाणु हाइड्रोजन का, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये हाइड्रोजन का पहला परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा और ये चौथा। तो इस तरह से कार्बन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, तो इस तरह से संरचना बनी CH4, जिसे हम कहते हैं मीथेन। क्लियर हुआ? तो ये जो मीथेन है ये प्राकृतिक गैस है, और लगभग 87% मीथेन गैस जो है प्राकृतिक गैस में मीथेन जो पाई जाती है। ठीक है, यस, प्राकृतिक गैस में लगभग 87% मीथेन गैस पाई जाती है। फिर जैविक पदार्थों की हवा की अनुपस्थिति में होने वाले विघटन से मीथेन की निर्मित होती है। जैविक पदार्थ, राइट, जो जल्दी से विघटित हो जाते हैं और हवा की अनुपस्थिति में होने इस जो विघटन करते हैं, वो उस विघटन से जो है मीथेन गैस की निर्मित होती है। बायोगैस से भी हमको मीथेन मिलता है, कोयले की खदानों से हमको मीथेन मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ये, और इसको आप जो है आपको क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं, या फिर जोड़े मिलाओ में पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? वो ये है कि दलदल की सतह पर मीथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसे मार्श गैस कहते हैं। ये क्वेश्चन है आपके जो स्वाध्याय है उसमें ये क्वेश्चन है कि मीथेन को मार्श गैस क्यों कहते हैं। तो आपका आंसर होगा कि दलदल की सतह पर मीथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसे मार्श गैस कहते हैं। जोड़े मिलाओ में पूछ सकते हैं कि मीथेन और मार्श गैस, तो आप जोड़े मिला सकते हैं, या फिर मीथेन को डैश कहते हैं तो वहां पर आएगा मार्श गैस। तो इसको 100% दिमाग में बिठा लेना है कि मीथेन को मार्श गैस कहते हैं, क्योंकि वो दलदल की सतह पे पाई जाती है। और ये जो चीज है वो 1776 से 1778 के दौरान जो एलेक्जेंड्रो वोल्टा जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और दलदल की जो मिट्टी है उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उनको वो उसकी सतह से उनको मीथेन गैस का पता चला था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रयोगशाला में हाइड्रोजन हाइड्रोजन आप जानते हैं H, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के मिश्रण को उत्प्रेरक निकल की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करने पर मीथेन गैस प्राप्त होती है। ये प्रयोगशाला में आप इस तरह से बना सकते हैं मीथेन गैस को। फिर प्राकृतिक गैस के भंजक आसवन यानी कंबशन से शुद्ध मीथेन गैस की भी प्राप्ति की जा सकती है। एक बार फिर से सब कुछ क्लियर करते हैं हम लोग। सबसे पहला कि मीथेन कैसा दिखता है, मैंने दिखाया आपको कि इसमें कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ये हो गया मीथेन। और जो प्राकृतिक गैस है उसमें 87% मीथेन है। और ये जो है इसकी निर्मित कैसे होती है प्राकृतिक रूप से, तो जैविक पदार्थों की हवा की अनुपस्थिति में जो विघटन होता है उससे मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। फिर बायोगैस में, कोयले की खदान में, दलदल में, और प्राकृतिक गैस के भंजन से मीथेन पाई जाती है। प्रयोगशाला में अगर आप बनाना चाहते हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण करके वो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करने पर आपको जो है मीथेन गैस की प्राप्ति होगी। अब जो है मीथेन के कुछ भौतिक गुणधर्म, यानी कि ये दिखता कैसा है, इसका गलनांक क्या है, इसका क्वथनांक क्या है,
तो मीथेन का जो गलनांक है -182.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका क्वथनांक -161.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। सबसे बड़ी चीज है कि यह गैस रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है। नेक्स्ट है द्रव रूप मीथेन का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, फिर पानी में मीथेन बहुत ही कम मात्रा में घुलती है। इससे गैसोलीन, ईथर, अल्कोहल जैसे कार्बनिक विलायक जो है उनमें ये ज्यादा घुलती है। और सबसे लास्ट जो है, कमरे के तापमान पर मीथेन गैस जो है वो गैसीय अवस्था में होती है। फिर अब जो है मीथेन के रासायनिक गुणधर्म देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, मीथेन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखा, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, ये आग को बुझा देती है, राइट। जैसे ऑक्सीजन है वो क्या करती है, वो आग को जलने में सहायता करती है। हाइड्रोजन क्या है, वो ज्वलनशील है। तो वैसे ही मीथेन जो है वो बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर नीली ज्वाला जैसी दिखती है। और ये 213 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है। मीथेन गैस संपूर्ण रूप से जलती है। अब नीली ज्वाला जैसे अगर आप देखेंगे तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हो। ये देखो मीथेन गैस, और जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो नीली ज्वाला आपको दिख रही होगी, कुछ इस तरह से है ये। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो है यहाँ पे कि ऑक्सीजन के संपर्क में जब ये आती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऊष्मा देती है। ऊष्मा दे रही है मतलब ये जो है ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया होने में बहुत बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीनेशन। अभी क्लोरीनेशन कौन सी प्रक्रिया है, तो पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में, पराबैंगनी किरणें आप जानते हो सनलाइट में ही मिलेगा, यूवी रेस जो है कि उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मीथेन, मीथेन यानी CH4 और क्लोरीन यानी Cl2, ठीक है। तो मीथेन और क्लोरीन गैस में अभिक्रिया होती है और प्रमुख रूप से मिथिल क्लोराइड यानी कि क्लोरोमीथेन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को मीथेन का क्लोरीनेशन कहते हैं। तो क्लोरीनेशन अभिक्रिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, स्पेशली 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। एक में आपको इसका डेफिनेशन लिखना है, जैसे कि पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे अगर आप मीथेन और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो प्रमुख रूप से आपको क्लोरोमीथेन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को मीथेन का क्लोरीनेशन कहते हैं। और जो आपको है रासायनिक अभिक्रिया भी लिखना होगा, जो कि बहुत 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 सिंपल है। आप देखो CH4 प्लस Cl2 है, जिसमें CH4 का एक हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस कर दिया गया है क्लोरीन एटम से और HCl बनाया है। तो CH3Cl जो है वो हो गया आपका मिथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, और HCl जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड बना। क्लियर हुआ? तो CH4 प्लस Cl2 CH3Cl प्लस HCl, तो ये हो गया क्लोरीनेशन। ये मीथेन नीली ज्वाला के साथ जलती है। फिर मीथेन के उपयोग। अब यहाँ पे आप देखो, पहला जैसे प्राकृतिक गैसीय रूप में मीथेन का उपयोग वस्त्रोद्योग, कागज निर्मित, अन्य प्रक्रिया उद्योग, अन्न प्रक्रिया उद्योग, पेट्रोल शुद्धिकरण, ये सारे उद्योगों में होता है। वस्त्र जहाँ पे कपड़े बन रहे हैं, कागज निर्मित जहाँ पे कागज वगैरह बन रहा है, खाना जहाँ बन रहा है उसको अन्न प्रक्रिया बोलते हैं, पेट्रोल शुद्धिकरण, इस सभी जगह पे जो है वो प्राकृतिक गैसीय रूप मीथेन का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा जो है कि ये सबसे कम लंबाई वाला हाइड्रोकार्बन है। CH4 जो है सबसे पहला है, उसके बाद आप देखेंगे बहुत अधिक लंबाई वाले जो है हाइड्रोकार्बन एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड जो है मिलते जाएंगे इसके बाद आपको। तो ये जो है सबसे कम लंबाई वाला हाइड्रोकार्बन है, और इसके कारण जो मीथेन के ज्वलन से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है उसका अनुपात बहुत ही कम होता है, राइट। तो इसीलिए जो है इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। थर्ड पॉइंट है जैसे इथेनॉल है, मेथिल क्लोराइड है, मिथिलीनियन क्लोराइड है तथा अमोनिया है और एसिटिलीन है। ये जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं इनकी निर्मित में भी मीथेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि मीथेन के उपयोग, पहला फिर से प्राकृतिक गैसीय रूप में, राइट, मीथेन का उपयोग किया जाता है। फिर वस्त्र उद्योग में,
ये जो पहला है ये तो आपको याद करना बहुत 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 इजी है, और जो दूसरा है वो भी बहुत इजी है। जैसे कौन कौन से उद्योग आप जानते हैं, तो वस्त्र उद्योग है, कागज निर्माण का उद्योग है, अन्न प्रक्रिया का उद्योग है, पेट्रोल शुद्धिकरण का उपयोग है। तो ये सभी का नाम लिख के आपको क्या लिखना है कि इनका प्राकृतिक गैस के रूप में मीथेन का उपयोग यहाँ यहाँ किया जाता है। तो ये 1 नंबर तो फिक्स कर लिया आपने। नेक्स्ट जो है दूसरा भी बहुत आसान है, क्यों इनका घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वहां आपका आंसर बहुत इजी है कि सबसे कम लंबाई वाला हाइड्रोकार्बन है ये, और दूसरा इसके ज्वलन से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है उसका अनुपात भी सबसे कम होता है। तो 2 पॉइंट लिखा आपने, और फाइनल आपको लिखना है इसीलिए इसका घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों बहुत आसान है आपके लिए, राइट। और जो मीथेन का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, तो जितने कार्बनिक यौगिक हैं जैसे इथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, अमोनिया, एसिटिलीन, ये जो भी कार्बनिक यौगिक है इनको बनाने में भी मीथेन का उपयोग किया जा रहा है। और यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने आपको पहले बताया कि अलेक्जेंड्रो वोल्टा जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दलदल की मिट्टी का, तब उन्हें एक्चुअली सबसे पहले मीथेन गैस का पता चला। तो आई होप ये वाला जो है पॉइंट आपको क्लियर हुआ है बच्चों। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, उस पे हम आते हैं। आप इसको डेफिनेटली बहुत पहचानते होंगे, ये बायोगैस संयंत्र है। कुछ बच्चों ने तो आई होप आप जब गांव जाते हैं या यहीं पे अगर आपको कभी मौका मिला हो इसको देखने का, बायोगैस संयंत्र ये एक्चुअली ये जो है ये इंटरनल डायग्राम है। अगर आपने कहीं विजिट किया होगा तो ये देखो कुछ इस तरह से दिखता है बायोगैस संयंत्र। ये ऊपर से इस तरह से दिखता है, और ये जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है बायोगैस संयंत्र। तो ये एक्चुअली है क्या, और इसकी इंटरनल जो डायग्राम है, टेक्नोलॉजी वो क्या है देखते हैं हम लोग। देखो इस तरह से ये ढक्कन है जैसा कि आपने डायग्राम में दिखाया मैंने आपको, और ये जो वे है यहाँ से जो है ये क्या जा रहा है, इसका गैस बाहर निकलने का मार्ग है। फिर एक ये जो इनलेट है जिसको गोबर और पानी का मिश्रण यहाँ से जा रहा है, फिर ये जो इनलेट है अंदर जाने का मार्ग है, यहाँ गोबर और पानी का मिश्रण है, भूमिगत विघटन टंकी है, ये जो है निर्गम मार्ग है, और यहाँ से जो है अपशिष्ट या खाद जो है वो मिल रहा है, और यहाँ से जो है गैस बाहर जाने का मार्ग, यानी कि यहाँ से भी हमको मीथेन गैस मिलती है, राइट है। नेक्स्ट है अभी, जैसे कि अब ये क्या है, बायोगैस संयंत्र क्या है, तो इसमें और इसमें किन किन चीजों का यूज किया जा रहा है। तो बायोगैस संयंत्र में जो है वो सारी चीजें जो बहुत ही आसानी से आपको मिलती है, जिसके लिए कोई पैसा खर्चा करना नहीं पड़ता है, जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और इसीलिए ये जो है बायोगैस संयंत्र ये बहुत ही पर्यावरण फ्रेंडली है, बहुत ही चीप है, और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बायोगैस संयंत्र में जानवरों का गोबर, खरपतवार, गीले कूड़े, ये सब डाला जा रहा है, और इनका अनॉक्सी सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन होता ही रहता है, और इससे जो है हमको मीथेन गैस की निर्मित हो रही है, यानी कि घरेलू ईंधन हमको मिल रहा है, प्राकृतिक ईंधन हमको मिल रहा है, और इसे ही बायोगैस कहते हैं। तो अगर आपको जो है डेफिनेशन पूछा जाता है तो आपको ये पूरा कवर करना पड़ेगा। पहला लाइन कि इसमें जो है क्या क्या यूज किया जा रहा है, तो जानवरों का गोबर, खरपतवार, गीले कूड़े, और इनके ऊपर क्या हो रहा है, अनाक्सी सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है विघटन हो रहा है, राइट। और इससे हमें मीथेन गैस की निर्मित हो रही है, तो इसे ही बायोगैस कहते हैं। फिर बायोगैस रसोई जो है, रसोई के लिए लगने वाले ईंधन की आपूर्ति करने वाला, आप देखो सबसे सस्ता विकल्प जो मैंने आपको बताया, सबसे सस्ता विकल्प है। फिर बायोगैस का उपयोग जो है बिजली के निर्माण में भी किया जा रहा है। फिर जैव वायु में लगभग 55 से 60% मीथेन और बाकी भाग कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो बायोगैस जो है ये एक सुविधाजनक ईंधन है, प्लस इस प्रक्रिया में एक अच्छा खाद की निर्मिति भी हो रही है, यानी कि एक अच्छा उर्वरक की निर्मिति भी हो रही है। तो आप देखो कि इसमें आपको जो है बहुत ही कम इनपुट देना पड़ रहा है, और आउटपुट जो है मिल रहा है हमको वो बहुत ज्यादा है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। बायोगैस संयंत्र में सबसे पहले क्या क्या चीजें जा रही हैं, जानवरों का गोबर,
खरपतवार, गीले कूड़े, राइट। इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर जो है अनाक्सी सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या क्या मिल रहा है हमको, मीथेन गैस मिल रहा है और अच्छा उर्वरक की निर्मित भी हो रही है। तो इसीलिए ये जो है ये घरेलू ईंधन तो दे ही रहा है और सबसे सस्ता विकल्प है, और इससे जो है बिजली का निर्माण का कार्य भी हो रहा है। जैव वायु में जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हो मिल रहा है, और यह एक सुविधाजनक ईंधन है, और इसके साथ ही जो है अच्छा उर्वरक भी हमको मिल रहा है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये जैसा मैंने आपको डायग्राम दिखाया कि यहाँ पर जो है अगर आप कहीं विजिट करने जाते हैं तो आपको इस तरह का डायग्राम, अगर इस तरह की चीज अगर कहीं मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे क्या सेटअप बिठाया गया है। वहां पे बायोगैस संयंत्र का सेटअप है। अब जैसे बायोगैस निर्मित प्रक्रिया के में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले बायोगैस निर्मित प्रक्रिया में अनाक्सी श्वसन, एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है ये प्रक्रिया होती है, और ये 2 स्तरों में होती है। तो 2 स्तर जो हैं वो हमने डिवाइड कर रखे हैं। पहला की अम्ल निर्मित, प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स, दूसरा जो है वायु निर्मित यानी कि मीथेन गैस प्रोडक्शन। ठीक है। अब जो है अम्ल निर्मित में क्या हो रहा है, तो जो कूड़ा जो है, कूड़ा करकट गोबर जो भी हमने डाला है उसमें इनलेट में, तो उसके जैव विघटन योग्य जटिल कार्बनिक यौगिकों पर जो जीवाणुओं द्वारा अभिक्रिया की जाती है, और कार्बनिक अम्लों यानी कि ऑर्गेनिक एसिड्स की निर्मित होती है। ये पहला है अम्ल निर्मित, यानी कि फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि जो कूड़ा करकट हम डालते हैं उसके अंदर उसका जैव विघटन होता है। जैव विघटन यानी जैव यानी जीवाणु द्वारा जो जटिल कार्बनिक यौगिक है उस पर अभिक्रिया होती है, और वो कार्बनिक यौगिक जो है वो कार्बनिक अम्लों में टर्न कर दिया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स की निर्मित होती है। उसके बाद मीथेन की वायु निर्मित कैसे होती है, तो COH ये इससे निर्मित हेलो मिस। मिस आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। सुप्रिया मिस, हेलो मिस, आवाज ब्रेक हो रहा है, शायद नेटवर्क का इश्यू है। ओके सर, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पे वापस से मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। कार्बन का हमने देखा, कार्बन का प्रतीक, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान जो इसका 12 है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो है 2,4, संयोजकता फिर देखी हमने। फिर इसके बारे में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने पढ़ा, उसका जो भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, हमने सोडियम कार्बोनेट कैसे बना, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बना वो देखा। फिर इसके उपयोग तो आई होप आपको अभी हमेशा याद रहेंगे, राइट। उसके बाद मीथेन के बारे में हमने पढ़ा। मीथेन में ये अग्निशामक यंत्र जो है उसमें हमने देखा कि कौन सी 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें। पहला तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिनके मिलने से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, राइट। और उस कार्बन डाइऑक्साइड से जो है हम जो है आग बुझा सकते हैं अग्निशामक यंत्र में। जो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमने देखी। फिर हमने मीथेन के बारे में देखा, मीथेन की उपस्थिति कहाँ कहाँ हमको मिल रहा है, बायोगैस में, कोयले खदानों में, दलदल में, और उसके बाद में मीथेन कैसा दिखता है मैंने आपको दिखाया। फिर उसका भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहाँ पर देखी वो है बायोगैस संयंत्र, जिसमें क्या क्या डालना है। तो गोबर, खरपतवार, गीले कूड़े, इनकी वजह से जो है ये बहुत ही सस्ता विकल्प है, इससे बिजली का निर्माण हो रहा है, सुविधाजनक घरेलू ईंधन है, और अच्छे उर्वरक की निर्मित भी होती है। और उसमें जो 2 मेन प्रक्रिया हो रही है वो भी हमने देखी कि पहले अम्लों का जो है निर्मित हो रही है, उसके बाद में जो मीथेन की वायु निर्मित हो रही है।
ठीक है बच्चों? तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझा होगा, और ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो अगर आप गांव जाते हैं तो आपने देखा होगा बायोगैस संयंत्र डेफिनेटली, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग हैं वो भी आपने डेली की लाइफ में आप उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे अपने साथ में। तो आई होप आप सभी को जो है आज का लेक्चर समझ में आया है बच्चों। हेलो बच्चों, आपको ये लेक्चर समझ में आया है? सभी को ये लेक्चर समझ में आया है आज का? गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। हाँ, अगर तुमने स्लाइड्स में ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, देखो, मीथेन को मार्श गैस कहते हैं। ये मैंने बार बार आपको बताया, इसलिए बार बार बताया क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और टीचर। पूछते भी हैं एग्जाम में, डेफिनेटली पूछते हैं। 1 नंबर का, 2 नंबर का, या रिक्त स्थान में या जोड़े मिलाओ में पूछते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो है मीथेन, दलदल की सतह पर मीथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसे मार्श गैस कहते हैं। और मैंने आपको वो भी बताया कि ये जो दलदल पे पाया जाता है वो कैसे पाया गया। तो एलेक्जेंड्रो वोल्टा जो साइंटिस्ट थे, वो दलदल की जो मिट्टी होती है उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब उन्होंने इस गैस का अध्ययन किया और उन्हें पता चला कि यहाँ मीथेन पाई जाती है। ठीक है? तो दलदल की सतह पर मीथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसे मार्श गैस भी कहते हैं। और प्राकृतिक गैस में 87% गैस परसेंट तक मीथेन गैस पाई जाती है। और ये कैसे पाई जाती है? तो जो, जैसा कि हमने बायोगैस संयंत्र में भी देखा, क्या देखा हमने बायोगैस संयंत्र में? मीथेन गैस की निर्मित कैसे हो रही थी, बताओ? बायोगैस संयंत्र में मीथेन गैस की निर्मित कैसे हो रही थी? सुमित, बताओ, बायोगैस संयंत्र में मैंने कैसे बताया मीथेन गैस की जो निर्मित कैसे हो रही थी, किस वजह से हो रही थी? सुमित, माइक अनम्यूट करो और बोलो बेटा। ओके ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, जैसे कि मैंने बताया कि जो हम जानवरों का गोबर, खरपतवार, गीले कूड़े डाल रहे थे, उसमें क्या हो रहा था? अनाक्सी सूक्ष्म जीवों द्वारा, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? विघटन करते हैं, और उसकी वजह से जो है मीथेन गैस की निर्मित होती है। अगर आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखोगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो, जैविक पदार्थों की हवा की अनुपस्थिति में विघटन करते हैं जो जैविक जीवाणु, वो जो है उसकी वजह से मीथेन गैस की निर्मित होती है। ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आया है ये सब? और किसी कुछ पूछना हो तो अपना हाथ उठाओ।